Hello students, welcome to the second lecture of History's second chapter that is ruling the countryside. तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, कैसे वो अपनी टेरिटरी इंडिया में एक्सपैंड करने लगे और विलेजेस में मतलब कंट्री साइड में जाके वो कैसे लोगों से कल्टीवेशन का काम करवाने लगे और रेवेन्यू जनरेट करने लगे। मतलब ब्रिटिशर्स को दीवानी मिल गई थी जो मुगल एम्पायर ने उन्हें दी थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। दीवानी का मतलब क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन का काम, जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और थोड़ा सा जो उनका हिस्सा होता था वो हिस्सा वो ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे। तो ये सिस्टम चला आ रहा था। अब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने जो ट्रेडिशनल मेथड था मुगल एम्पायर्स का रेवेन्यू जनरेट करने का कंट्री साइड से, उसको चेंज करके और अलग अलग तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। जैसे हमने देखा था इजादारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। तो अब इनसे ब्रिटिशर्स को पैसे तो आ रहे थे, बट फिर भी वो चाहते थे कि वो और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी हो रही है उसको दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे कंपीट कर सकें और उनसे बहुत आगे निकल सकें। तो अब उन्होंने क्या सोचा, अब हम कल्टीवेशन करवाएंगे इंडिया के विलेजेस में और सिर्फ उस क्रॉप्स का कल्टीवेशन कराएंगे जिनकी उन्हें जरूरत है, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और हाई प्राइसेस पे उनको सेल किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप हमसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, डेवलप हो रहा था ईस्ट साइड की कंट्री से बहुत जल्दी, क्योंकि यूरोप हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और वेस्टर्न कंट्रीज बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रहे थे। हमारा इंडिया इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो रहा था क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी था वेस्टर्न कंट्री का। तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स को या फ्रेंच को कुछ ऐसे एरियाज चाहिए थे जहां से वो उन चीजों को सप्लाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा तो इंडिगो के बारे में सुना होगा कि ब्रिटिशर्स जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे और उसको ले जाके सेल किया करते थे ब्रिटेन में, क्योंकि इंडिगो कपड़ों को कलर करने में काम आता था और इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इंडियन इंडिगो बेस्ट माना जाता था कलरिंग के लिए। तो जब सारी दीवानी मिल गई ब्रिटिशर्स को, फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब हम कल्टीवेशन करवाते हैं जिन क्रॉप्स की जरूरत है उन क्रॉप्स की। तो उन्होंने कल्टीवेटर्स को फोर्स किया जूट, राइस, कॉटन और टी, इन सब चीजों के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये सब कैश क्रॉप्स हैं और इनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जूट की खेती कहाँ करवाते थे वो? वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है और बहुत अच्छी होती है, सुटेबल क्लाइमेट है और हुगली रिवर है और सुटेबल सॉइल मिलता है। अगला राइस की खेती वो पंजाब में करवाया करते थे, मद्रास में करवाया करते थे। कॉटन की खेती वो महाराष्ट्र में करवाते थे। टी की खेती आसाम में करवाते थे और शुगर केन की खेती यूनाइटेड प्रोविंसेस में। यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इन सब क्रॉप्स की खेती हो रही थी क्योंकि इनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा थी। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, इटली, फ्रांस, स्पेन, इन सब कंट्रीज में भी इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब इंडिया में क्या था? इंडिया में सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। अगर आपने ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसका एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत अच्छा कंपटीटर भी था जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब फ्रांस भी इंडिया में आया था ट्रेड करने के लिए, फिर ब्रिटिशर्स आए थे। तो इन दोनों में कंपटीशन चला करता था और दोनों चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कमोडिटीज का वो सप्लाई कर सके यूरोपियन कंट्रीज में, ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू वो जनरेट कर सके। अब हम देखते हैं कलर हिस्ट्री। कलर हिस्ट्री से आपको ये अंदाजा मिल रहा होगा कि कलर हिस्ट्री किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है कलरिंग की, जो कपड़ों में की जाती है। मतलब हम इंडिगो की बात इस चैप्टर में अब करेंगे। तो कलर हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में 13वीं सेंचुरी में एक बहुत अच्छी पेंटिंग होती थी जिसको हम बोलते हैं कलमकारी प्रिंट। ये आंध्र प्रदेश की पेंटिंग थी जो कि इंडिगो से की जाती थी। इंडिगो उस पेंटिंग में ऐड किया जाता था और कपड़ों पे प्रिंट किया जाता था और वो बहुत फेमस टाइप की प्रिंटिंग थी। उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी बाकी टाइप की प्रिंटिंग से। और दूसरा एक प्रिंटिंग होता था फ्लोरल प्रिंट, जो यूरोपियन कंट्रीज में हुआ करता था कपड़ों के ऊपर। फ्लोरल मतलब फ्लावर टाइप का प्रिंट होता था।
तो इंडिगो से इन दोनों चीजों की प्रिंटिंग की जाती थी और इंडिगो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था। तो अब क्योंकि इतनी अच्छी प्रिंटिंग इनसे मिलती थी, तो जो इंडिगो इंपोर्टर्स थे, मतलब जो जो कंट्री जैसे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये इंडिगो को बहुत बड़े क्वांटिटी में इंपोर्ट करने लगे इंडिया से। 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इन सारे जगह ये फ्लोरल प्रिंटिंग का काम चला करता था। अब प्रिंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इंडिगो जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था उसका बहुत कम क्वांटिटी इंडिगो ही फॉरेन पहुंच पाता था, क्योंकि इंडिगो की इंडिया में भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए अब डिमांड इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन मैक्सिमम उसी कंट्री में रह जा रहा है और फॉरेन सप्लाई बहुत कम क्वांटिटी में हो पा रहा है। मतलब प्रिंटिंग हो रही है इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में इंडिगो कलर से फ्लोरल प्रिंटिंग जो हो रही थी, बट जो इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था उसका 70-75% इंडिगो इंडिया में ही कंज्यूम हो जा रहा था, सिर्फ 25% ही फॉरेन में पहुंच पाता था। लेकिन जितने भी क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे यूरोप में, वो चाहते थे कि इंडिगो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ सके, ताकि हम इंडिगो से प्रिंटिंग का काम कर सकें। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में वुड नाम का एक कलरिंग मटेरियल था। जैसे इंडिया में इंडिगो है, वहां पे वुड, WOAD। अब वुड और इनमें क्या डिफरेंस था इंडिगो में? वुड जो है वो प्योर ब्लू कलर नहीं, वो हल्का वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता था, और उससे जो कलर प्रोड्यूस होता था वो पेल एंड डल होता था। मतलब उसकी इतनी अच्छी शाइन या इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी जितनी इंडिगो से प्रिंट की हुई कपड़ों पे होती थी। इंडिगो से जो प्रिंटिंग होती थी वो बिल्कुल रिच ब्लू कलर होता था, और वुड से जो प्रोडक्शन होता था वो पेल एंड डल होता था। दूसरी चीज, प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं थे इंडिगो और वुड में। इंडिगो इंडिया से सप्लाई होता था और वुड को वहीं के फार्मर्स कल्टीवेट करते थे। तो जब वहीं के फार्मर्स कल्टीवेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस होंगे वो कंपटीशन की वजह से सस्ते तो नहीं होंगे। क्यों? अब जैसे कोई एक ऐसी चीज है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई भी ऐसी चीज है जो सिर्फ एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर वो चीज महंगी भी मिलेगी तो आप बाउंड होंगे उस चीज को खरीदने के लिए। यही चीज यहां भी होता था। इंडिगो इंडिया से आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो महंगा होगा, और उसको कंपटीशन वुड को देना है, और वुड भी कल्टीवेशन हो रहा है, लेकिन वुड को लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं। तो इसलिए दोनों में बहुत कंपटीशन हुआ करता था, इंडिगो में और वुड में, और दोनों के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस नहीं थे। इसलिए जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडिगो को प्रेफर करते थे, ना कि वुड को प्रेफर करते थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब जितने भी वुड कल्टीवेटर्स थे, मतलब जो लोग यूरोप में वुड की खेती किया करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप इंडिगो के सप्लाई के ऊपर बैन लगा दो। मतलब जो इंडिगो इंडिया से एक्सपोर्ट होके आ रहा है उनको आप रोक दो, ताकि हमारे यहाँ जो वुड की कल्टीवेशन हो रही है उसको बढ़ाया जा सके और अपने कंट्री के फार्मर्स को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि इंडिगो बाहर से आ रहा है और हमारे फार्मर्स के पास खाने के पैसे नहीं है, क्योंकि उनका वुड कोई खरीद नहीं रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इंडिगो को बैन कर देगी तो वहां के फार्मर्स को वुड बहुत ज्यादा, वहां के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अल्टीमेटली वुड ही खरीदना पड़ेगा कपड़ों को कलर करने के लिए। तो ये तो फार्मर्स की डिमांड थी वहां की। अब जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे उनको क्या मतलब था? वो तो सिर्फ इंडिगो ही चाहते थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो बैन लगाई है इसके ऊपर, उस बैन को रिमूव कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इंडिगो से जितनी अच्छी प्रिंटिंग होती है उतनी अच्छी प्रिंटिंग वुड से नहीं होती, और वुड से बनाए हुए जो कपड़े होंगे वो सस्ते होंगे कंपैरेटिवली इंडिगो से बनाए हुए कपड़ों के, तो उन्हें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिगो प्रेफर कर रहे हैं, और जो वुड कल्टीवेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिगो ना एक्सपोर्ट हो ब्रिटेन में, ना इंपोर्ट हो ब्रिटेन में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा फार्मर्स में और क्लॉथ प्रोड्यूसर्स में। बट अब क्योंकि इंडिया से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, तो ये जो सारी कंट्रीज हैं इन्होंने अलग अलग जगह ढूंढ लिए इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि इंडिगो की डिमांड तो थी ही, इंडिगो की जरूरत भी है, बट इंडिगो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया से। तो उन्होंने क्या सोचा, जितने भी बड़े बड़े क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स होंगे उन्होंने लेबरर्स हायर करने शुरू किए
और ऐसे ऐसे एरियाज में जहां कोई नहीं रहता था, जहां गरीबी थी, जहां लोग जाया नहीं करते थे, वहां वो लोगों को पैसे देके और इंडिगो की खेती करवाने लगे। जैसे जो फ्रेंच थे वो सेंट डोमिंगो है कैरिबियन आइलैंड्स में, वेस्ट इंडीज के पास, वहां पे कल्टीवेशन करवाने लगे इंडिगो का। ब्रिटिश जो थे वो जमैका भी कहाँ है हमारा, कैरिबियन आइलैंड्स में, वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि दूसरे कंट्री में कल्टीवेशन करवाओ और वहां से उस इंडिगो को अपने कंट्री में ले आओ और यूज करो, क्योंकि वहां इंडिगो की खेती हो नहीं पा रही है ब्रिटेन में, इंडिया से वो इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो अब उन्हें कोई थर्ड अल्टरनेटिव चाहिए जहां से वो इंडिगो की कल्टीवेशन भी करवा सके और उसको इंपोर्ट भी कर सके। तो इसलिए फ्रेंच सेंट डोमिंगो में, इंग्लिश जमैका में, पोर्चुगीज ब्राजील में और स्पेनिश वेनेजुएला में और कुछ पार्ट नॉर्थ अमेरिका में, इन सब एरियाज में यूरोप के डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिगो की खेती शुरू हो गई। इसमें बहुत सारे यूरोपियंस भी शामिल हैं और बहुत सारे इन कंट्री के नेटिव लोग भी शामिल हैं जहां पे खेती हो रही है। तो मतलब इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है यूरोप में कि क्वांटिटी कम पड़ रही है अब इंडिगो की, और वो कहीं और से उन्हें कल्टीवेशन करवाना पड़ेगा अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए। 18th सेंचुरी आते आते जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो और बूम पे आ गया। बहुत सारे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स खुल गए जहां कपड़े मैन्युफैक्चर होते थे। तो अब कपड़े मैन्युफैक्चर होंगे तो ऑब्वियसली कपड़ों में कलरिंग तो होगी ही, और कलरिंग कहां से आएगी, या तो इंडिगो से आएगी या तो वुड से आएगी, और वुड वो लोग प्रेफर कर नहीं रहे हैं। और 18th सेंचुरी ऐसा टाइम था जब हमें बहुत सारे रिवॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इन सब चीजों की वजह से हम अभी रशियन रिवॉल्यूशन तो थोड़ा लेट हुआ था, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये दोनों रिवॉल्यूशन इस टाइम पे हुए थे, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट होता था दूसरे कंट्री से वो रुक गया। मतलब नॉर्थ अमेरिका से या जमैका या सेंट डोमिंगो, इन सब कंट्रीज से जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिगो का, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया। मतलब यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है तो उसे डिमांड और ज्यादा है इंडिगो की, मतलब उसे और ज्यादा इंडिगो इंपोर्ट करना चाहिए, बट बहुत सारे रीजंस की वजह से इंडिगो जो इंपोर्ट हो रहा था उसकी इंपोर्ट कम हो गई। तो मतलब अब जरूरत बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। तो अब कुछ ना कुछ ऐसा करना था यूरोपियंस को जिससे वो जो डिमांड है इसको फुलफिल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, अब वो वापस इंडिया की तरफ टर्न कर गए कि हम वापस इंडिया में जाएंगे और इंडिया में इंडिगो की खेती करवाएंगे, और जितनी भी खेती होगी उसको हम अपनी कंट्री में लेके आएंगे और वहां के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स टर्न टू बंगाल, ब्रिटिशर्स बंगाल में वापस आ गए 18th सेंचुरी में। अब यहां आने के बाद उन्होंने एक प्लेस चुन लिया बंगाल को, जहां वो इंडिगो की खेती करवा सकते थे। क्या था, क्यों उन्होंने बंगाल को ही चूज किया, कोई और स्टेट को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि बंगाल जो हमारा है वो वहां की सॉइल बहुत फर्टाइल है, वो अलुवियल सॉइल है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के मीट करने से वहां पे आती है, तो जिसमें खेती बहुत अच्छी होती है। दूसरा, वहां जो लेबरर्स हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, मतलब चीप लेबर अवेलेबल है वहां पे। क्यों? क्योंकि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स बंगाल से बहुत पास हैं और यहाँ लेबरर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स बंगाल की तरफ मूव कर गए, और उन्होंने अब क्या सोचा कि अब हम इंडिगो की खेती बंगाल में करवाया करेंगे। 1810 आते आते तक जो 30% खेती होती थी बंगाल में, मतलब बंगाल से जितना इंडिगो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो 30% था, 1810 आते आते वो 95% तक रेज कर गया। मतलब 17 to 18 सेंचुरी में इतनी बूम आई इंडिगो की एक्सपोर्ट में बंगाल से कि वो 30% to 95% हो गया, और बंगाल एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया पूरी दुनिया में इंडिगो का। मतलब एक छोटा सा स्टेट इंडिया का इतनी इंडिगो की प्रोडक्शन कर रहा है कि पूरी दुनिया में उतना इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, बट ये इंडिगो की जो खेती हो रही है 95%, ये कैसे हो रही है?
कुछ तरीके अपनाए होंगे ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडियंस इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिगो की खेती करने से जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, सॉइल खराब होने लगती है, उसकी फर्टिलिटी लूज होने लगती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता। तो अब इंडियंस चाहते थे राइस की खेती करना, वीट की खेती करना, ताकि उनकी सेल्फ कंजम्पशन हो सके और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। बट ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिगो की खेती हो। इंडिगो की खेती से सॉइल खराब हो रही है, जो कि इंडियन फार्मर्स नहीं चाहेंगे। बट आखिर ऐसा हुआ क्या कि 30% से 95% तक प्रोडक्शन इंडिगो का इंक्रीज हो गया। मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए होंगे जो इंडियंस को एक्सेप्ट करने पड़े होंगे। तो दो तरीके थे जिससे इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। पहला था निज कल्टीवेशन और दूसरा था रेवती कल्टीवेशन। अभी हम दोनों के बारे में जानते हैं। हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इंडिगो कल्टीवेशन दो टाइप से होता था, निज कल्टीवेशन और रेवती कल्टीवेशन। ये दो तरीके थे जो ब्रिटिशर्स अपनाया करते थे। निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है खुद का, मतलब ओन। और रेवती का मतलब क्या होता है? रेवत का मतलब हमने क्या देखा था उस दिन? रेवत का मतलब होता है कल्टीवेटर्स। तो दो तरीके हैं, या तो खुद से करना या तो कल्टीवेटर्स के द्वारा करवाना। तो अगर हम पहला बात करते हैं निज कल्टीवेशन का, तो निज कल्टीवेशन में क्या होता था? ब्रिटिशर्स क्या करते थे? वो प्लांटर्स हायर करते थे। प्लांटर्स मतलब जो खेती करवाने का काम ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे किया करेंगे। मतलब एक तो हमारे हो गए ब्रिटिशर्स, बीच में हो गए प्लांटर्स, और फिर हो गए हमारे कल्टीवेटर्स। ब्रिटिशर्स प्लांटर्स को पैसे दिया करते थे खेती करवाने के लिए, और प्लांटर्स कल्टीवेटर्स को बोलते थे खेती करने के लिए। मतलब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत जरूरी भी है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? प्लांटर्स को हायर करते थे। प्लांटर्स क्या करते थे? लेबरर्स को हायर करते थे। अब अगर कोई एक गांव है, जहां पे एक विलेज है, जहां पे एक पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड को पे खेती करवानी है इंडिगो की, तो ऑब्वियसली वो लैंड किसी ना किसी को बिलोंग करता होगा। मतलब वो जमीन किसी की होगी, किसी पीजेंट की होगी, किसी लैंडलॉर्ड की होगी। प्लांटर्स क्या करते थे? उन पीजेंट्स के पास या उन कल्टीवेटर्स के पास जाते थे जिनकी जमीन होती थी, और उनको उनकी जमीन के थोड़े से पैसे दे देते थे और लीज पे उनसे वो जमीन ले लिया करते थे। मतलब जैसे एक जमीन है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लांटर को बिलोंग करती है, सॉरी, एक ऐसी जमीन है जो किसी कल्टीवेटर को बिलोंग करती है या किसी पीजेंट को बिलोंग करती है। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? वो उन पर्टिकुलर पीजेंट्स के पास जा रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 5 साल के लिए अपनी जमीन तुम मुझे दे दो। मतलब 1 लाख रुपए में 5 इयर्स के लिए वो जमीन उन्होंने उससे लीज पे ले ली, और अब 5 साल तक तुम अपनी जमीन पे खेती नहीं कर सकते, उस जमीन पे मैं इंडिगो की खेती किया करूंगा। ये होता है लीज पे देना। मतलब आपने अपनी जमीन किसी को दे दी फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ टाइम ऑन अ फिक्स्ड रेट, कि इस रेट पे इतने सालों तक ये जमीन मेरी है और यहां मैं जो करना चाहूंगा वो मैं कर सकता हूं। तो ये सिस्टम प्लांटर्स ने अपनाया।
अब बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स थे, अब मतलब ये क्या कर रहे हैं, अब प्लांटर्स ने जमीन तो उनसे ले ली, अब वो लेबरर्स हायर करते थे, काम करने वाले लोग, और उनसे उनकी जमीन पे खेती करवाया करते थे। मतलब क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली खुद ही कल्टीवेशन का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्लांटर्स को हायर किया, प्लांटर्स ने खेती करवाने का काम शुरू कर दिया किसी दूसरे की जमीन को लीज पे लेके। इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स हैं जो जमीनें लीज पे नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही थी, उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही थी, वो खुद के क्रॉप्स की खेती नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम अपनी जमीन लीज पे नहीं देंगे। तो इस केस में प्लांटर्स क्या किया करते थे, जबरदस्ती उनको उनकी जमीन से निकाल देते थे, उनको एविक्ट कर दिया जाता था, या जबरदस्ती उनसे वो जमीन को लीज पे उनसे ले लिया जाता था। उनको पैसे भी कम दिए जाते थे, उनको पैसे वो नहीं भी देते थे। मतलब एक तरीके से ये एक बहुत ऑप्रेसिव मेथड था कल्टीवेटर्स के ऊपर। उनसे जबरदस्ती उनकी जमीन लीज पे लेके और उनके लोगों से ही वहां पे खेती करवाई जाती थी, और जो भी प्रोडक्शन होता था वो प्लांटर्स ब्रिटिशर्स को लाके सेल कर दिया करते थे या उन्हें दे दिया करते थे। तो ये था हमारा निज कल्टीवेशन। अब इस निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती थी। पहली प्रॉब्लम्स ये आती थी कि लीज पे कल्टीवेटर्स अपनी जमीन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो फर्टिलिटी खराब हो रही है, दूसरा वेस्ट बंगाल में राइस की खेती होती थी, और राइस की खेती के लिए कल्टीवेटर्स को जमीन की जरूरत थी, और दूसरी तरफ जो हमारा इंडिगो है वो भी बेस्ट सॉइल पे ही ग्रो होता है। तो इंडिगो के लिए भी सेम सॉइल चाहिए और राइस के लिए भी सेम सॉइल चाहिए। बट अब क्योंकि कल्टीवेटर्स को जमीन फॉर ब्रिटिशर्स को देनी पड़ रही है, प्लांटर्स को देनी पड़ रही है, तो वो अपनी जमीन पे खेती नहीं कर पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी प्लांटर्स के लिए भी, क्योंकि कल्टीवेटर्स उन्हें जमीन नहीं देते थे, और अगर वो नहीं देते थे तो उनको उनकी जमीन से एविक्ट कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं राइस की जो खेती है वो डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि उस जमीन पे अब इंडिगो की खेती शुरू हो गई। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आती थी, दूसरी प्रॉब्लम आती थी लेबरर्स की। लेबरर्स चीप तो मिलते थे, बट परमानेंट लेबरर्स उन्हें नहीं मिल पाते थे। कोई कुछ दिन तक काम करता था, कोई फेस्टिवल के सीजन में अपने घर वापस चला जाता था। बहुत सारे लेबरर्स ऐसे थे जिनके छोटे छोटे फार्म्स थे, मतलब छोटे छोटे उनके पास लैंड थे जिसपे वो खेती किया करते थे, तो वो वहां चले जाते थे अपने घरों पे राइस या वीट के सीजन में अपनी खेती करने। तो उनके जो हायर्ड लेबरर्स थे वो कंटिन्यूअस वर्क नहीं करते थे, वो कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से अपने लैंड पे या अपने घर वापस चले जाया करते थे। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती थी, अब सॉइल में खेती करनी है तो उसे थोड़ा बहुत एडवांस फॉर्म में लाना होता था। मतलब बुलॉक्स की, जो भी या प्लॉज की, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी खेती करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट्स प्लांटर्स के पास नहीं हुआ करते थे। प्लांटर्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन सब टूल्स को खरीद के और खेती करवाएं। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या होने लगी, टूल्स की कमी होने लगी। अब एक ही तरीका था उनके पास कि वो कल्टीवेटर्स से टूल्स भी ले लें, बट कल्टीवेटर्स अपने टूल्स देने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राइस की खेती करने में उसको यूज कर लेते थे, या वो उनके पास होते हुए भी वो प्लांटर्स को अपने टूल्स नहीं देना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी प्लांटर्स को इंडिगो की खेती निज कल्टीवेशन के थ्रू करवाने में, क्योंकि उन्हें टूल्स ही नहीं मिलते थे, बुलॉक्स नहीं मिलते थे, प्लॉज नहीं मिलते थे, एक्सेस नहीं मिलते थे, और इतने पैसे लगा के वो उन चीजों को खरीद भी नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स प्लांटर्स को इतने सरप्लस मनी नहीं देते थे कि वो अपनी चीजें जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है वो खरीद सके। ब्रिटिशर्स का भी मेन मोटो था प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। तो ये सिस्टम था हमारा निज कल्टीवेशन, जो कि फेल हो गया। पूरे इंडिया का सिर्फ 25% इंडिगो ही निज कल्टीवेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता था। अब हम बात करते हैं रियोती कल्टीवेशन। यह है दूसरा टेक्निक। रियोत्स का मतलब क्या होता है, पीजेंट्स। मतलब पीजेंट्स से खेती करवाना, अब प्लांटर्स से खेती नहीं करवाएंगे। इस सिस्टम में क्या था, यह भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। इसमें ऐसा था कि एक ब्रिटिशर जो थे वो जाते थे किसी पर्टिकुलर विलेज में, और जो विलेज हेडमैन होता था, हर गांव में एक हेडमैन होता होगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से।
एक पर्टिकुलर विलेज है जिसमें बहुत सारे फार्मिंग एरियाज हैं, इन सब एरियाज में खेती की जा सकती है। अब इस सारी जमीन का कोई ओनर होता होगा जो कि पीजेंट ही होगा, कोई रिच पीजेंट होगा जिसके पास ज्यादा जमीन होगी, कोई एक एक्स नाम का पीजेंट है जिसके पास 1 2 3 4 5 ये पांचों जमीन है, कोई वाई नाम का इंसान है जिसके पास 2 प्लॉट्स हैं, कोई जेड नाम का इंसान है जिसके पास 3 प्लॉट्स हैं। तो ऐसे प्लॉट्स थे जो बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड थे। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इन सारे प्लॉट्स पे इंडिगो की खेती हो, तो कोई एक ऐसा इंसान होगा जो इस पूरे विलेज का हेड होगा, जिसको बोलेंगे विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन क्या काम करते थे? इनके पास आते थे ब्रिटिशर्स और विलेज हेडमैन को वो ऐसा बोलते थे कि तुम सारे जितने भी फार्मर्स हैं या जितने भी पीजेंट्स हैं उनके बिहाफ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता था सट्टा। ब्रिटिशर्स इस विलेज के हेडमैन के पास आ रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि तुम इन सारे पीजेंट्स के बिहाफ पे एक सट्टा पे सिग्नेचर करो, एक कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करो कि इस पूरे प्लॉट से तुम इंडिगो की खेती करवाओगे। मतलब या तो वो पीजेंट्स के पास जाते थे, अगर कोई एक्स नाम का पीजेंट है जिसके पास 5 लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड है, तो वो इसके पास आएंगे और इनको बोलेंगे कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि तुम इन 5 प्लॉट्स पे इंडिगो की खेती करोगे, और जब इंडिगो की खेती हो जाएगी तो तुम मुझे वो लाके दे दोगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगर ये बहुत अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट्स हैं तो सबके पास, हर प्लांटर के पास नहीं जाके उन सबके बिहाफ पे वो गांव के हेडमैन के पास चले जाते थे। और क्योंकि अगर विलेज हेडमैन ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, इसका मतलब ये है कि इन सारे लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। तो वो ऐसे करते थे कि विलेज हेडमैन के पास आते थे, उनको एक अमाउंट दे देते थे। पहले उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और उन्हें एक अमाउंट दे दिया, लेट्स से 10 लाख रुपीज उन्हें दे दिया। एग्जाम्पल है, इसको कंसिडर नहीं करना है, ये एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आना है। उन्हें 10 लाख रुपीज दे दिया कि आप इन सारे प्लॉट के ऊपर इंडिगो की खेती करवाओगे, मैं उसका एडवांस पेमेंट आपको दे रहा हूं। मतलब आपको अपने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इन पीजेंट्स को खुद के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, खेती करने का पैसा मैं पहले ही दे दे रहा हूं। खेती करने के बाद जो भी पैसे आएंगे खेती करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उन सारे प्रोडक्ट को सेल कर देंगे मेरे पास लाके, और मैं उन्हें थोड़ा सरप्लस अमाउंट दे दूंगा। जिससे क्या होगा, और फिर अगले जब कल्टीवेशन करना होगा तो अगले बार का भी लोन उन्हें तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। ब्रिटिशर्स विलेज हेडमैन के पास आते थे, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि सारे पीजेंट्स के बिहाफ पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप इन पूरे प्लॉट्स के ऊपर इंडिगो की खेती करवाओगे। जब विलेज हेडमैन ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया तो फिर उन्हें, इस विलेज हेडमैन को कुछ अमाउंट दे दिया जाता था कि ये लो अमाउंट, और जितने जितने लोग हैं जिनके लैंड हैं उनको ये अमाउंट ले जाके बांट दो ताकि वो अपने लैंड पे खेती कर सके। एडवांस पेमेंट उन्हें हम पहले ही दे रहे हैं ताकि उन्हें अपने पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े। अब ये एक टाइप का लोन मिल गया फार्मर्स को, क्योंकि अब फार्मर्स ने पैसे ले लिए हैं पहले ही काम करने के, तो वो काम करने से मना नहीं कर सकते। अब अगर वो काम करने से मना करेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी इंसान से पहले ही पेमेंट ले ली कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, फिर आप वो काम करने से मना नहीं कर सकते। और विलेज हेडमैन ने जब वो पैसे ले लिए तो इसका मतलब है कि विलेज हेडमैन को सबसे वो काम करवाना ही पड़ेगा। और जब खेती हो जाती थी तो वो सारे क्रॉप्स को विलेज हेडमैन को लाके दे देते थे सारे पीजेंट्स, और विलेज हेडमैन क्या करते थे, उन सारे पैसों को ले जाके, उन सारे क्रॉप्स को ले जाके ब्रिटिशर्स को दे देते थे।
और ब्रिटिशर्स फिर उस विलेज हेडमैन को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देता था कि ये है तुम्हारा प्रॉफिट जो तुम सारे पीजेंट्स को ले जाके और बांट दो। अब खेती हो गई, क्रॉप्स ब्रिटिशर्स तक पहुंच गए और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत कम पैसे दे देते थे। कम पैसे देने की वजह से क्या होता था, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट ज्यादा हो जाता था और इनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो जाता था। पैसे पहले ही ले चुके हैं तो काम करने से मना नहीं कर सकते, और जब काम हो गया कर दिया तो कम पैसे दे दिए तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ही उन्हें पेमेंट मिलती थी उनके काम की, उसी टाइम उन्हें फिर से एडवांस पेमेंट मिल जाती थी अगले क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो मतलब ये एक तरीका अपनाया ब्रिटिशर्स ने विलेज हेडमैन को और ये छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे। एक तो उन्होंने पहले पैसे ले लिए तो उन्हें काम करना ही करना है। दूसरा, अगर उन्होंने पैसे ब्रिटिशर्स से लिए हैं तो वो किसी और इंसान से पैसे लेके काम नहीं कर सकते। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब उन्हें पैसे नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि पैसे उन्होंने ऑलरेडी ब्रिटेन से ले रखे हैं। तीसरा, क्योंकि उन्होंने पैसे ले रखे हैं तो अब उन्हें काम बेस्ट क्वालिटी का करना पड़ेगा, मतलब बेस्ट सॉइल पे उन्हें इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। चौथा, अब जब क्रॉप ग्रो हो गया, पैसे ले लिए उन्होंने, तो उसके बाद अगर उन्हें प्रॉफिट कम भी दिया गया तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रांग हैं जितने स्ट्रांग हमारे पीजेंट्स नहीं हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो गई और इससे जो विलेज हेडमैन है या जो पीजेंट्स हैं इनको बहुत लॉस होने लगा। ये एक साइकिल ऑफ लोन हो गया जो कभी खत्म ही नहीं होता था, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब होने लगी और जबरदस्ती उनसे बार बार इंडिगो की ही खेती करवाई जाने लगी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हर बार उन्हें पेमेंट प्यार से या जबरदस्ती पहले ही दे दी जाती थी। तो ये था सेकेंड सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन जिसको हम बोलते हैं र्योती कल्टीवेशन। इसमें 70 to 75% जितनी भी इंडिगो की खेती होती थी वो इसी सिस्टम के द्वारा हुआ करती थी, क्योंकि इस सिस्टम से ब्रिटिशर्स को ये पता था कि जो पीजेंट्स हैं वो काम करने से मना नहीं कर सकते और हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी इस सिस्टम से अटेन कर सकते हैं। तो ये था निज कल्टीवेशन और र्योती कल्टीवेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लू रेबेलियन क्या होता है। ब्लू रेबेलियन क्या था, एक ऐसा सिस्टम, ये सारे कल्टीवेशन के टेक्निक को लेके बहुत सारे लोग इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के इस चीजों को रिवोल्ट किया। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाए। तो एक विद्रोह हम उसको बोल सकते हैं, मतलब लोगों ने रेजिस्ट किया इस सारी चीजों को लेके, जिसको हम बोलते हैं ब्लू रेबेलियन। तो ब्लू रेबेलियन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सेकेंड लेक्चर तक इतना ही था। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।